ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए संसद में पारित हुए भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप फूकन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। नमस्कार। आज इस अंक में हम भारतीय विमानन क्षेत्र में हुए नए परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 राज्यसभा से भी पारित हो गया। पहले यह लोकसभा से अगस्त में पारित हो चुका है। इस तरह नए युग के अनुकूल विमानन क्षेत्र में परिवर्तन की शुरुआत इस नए विधेयक के माध्यम से हो गई है। इस विधेयक की क्या विशेषताएं हैं, कानून बनकर यह किस तरह परिवर्तन लाएगा, इसी विषय पर हम चर्चा आज इस कार्यक्रम में कर रहे हैं और हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में इस विषय के यानी विमानन क्षेत्र के विशेषज्ञ संदीप फूकन जी को। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मनोज जी। सबसे पहले तो सर हम यही समझना चाहेंगे कि ये विधेयक किस उद्देश्य से लाया गया और इसकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए, जैसे आपने कहा, आपने अभी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जो आपने कहा परिवर्तन जी, कि ये असल में क्या है कि जो भारतीय वायुयान विधेयक 2024 है, ये पुरानी जो कानून था एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 1934, वो 90 साल पुरानी लॉ, तब से लेके अब तक लगभग 20-21 बार संशोधन हो चुका है। ये एक ऐसा क्षेत्र है मनोज जी, जैसे आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, चीजें बदलती रहती है, तो उस हिसाब से कानून को भी बदलना है ताकि जो नए समय जो अभी का मौजूदा समय है, उसके जो चैलेंजेस हैं, उसके जो जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए जी, तो ऐसी ही चीजें जो है इसमें, इस विधायक में, इस कानून में ये कहा गया है, कुछ जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको टाइटन किया गया है। इसमें इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करने के लिए एक वो भी एक बिंदु है। ठीक उसी तरह सबसे मुख्यतः जो मुझे लगता है जो बहुत ही जरूरी है, हर पायलट को एक रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर्स रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट, एक RTR एग्जाम बोलते हैं। तो जो जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे समय के अनुसार कानून को बदलना चाहिए। जैसे पायलट्स हैं, उनको, हर पायलट को एक रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर्स रेस्ट्रिक्टिव सर्टिफिकेट RTR एग्जाम बोलते हैं, वो RTR एग्जाम देना जरूरी है, मैंडेटरी है। लेकिन वो जो एग्जाम जो कराता है वो दूर संचार विभाग कराता है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, जिनको हवाई जहाज या उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब जो है ये DGCA के अंदर आ चुका है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये एग्जाम को कंडक्ट करेंगे और ये एक डिमांड भी था, ये एक मुख्य डिमांड थे जो ट्रेनी पायलट्स वगैरह जो प्रोफेशनल लाइसेंसेस लेने आते हैं, उनका ये डिमांड था कि ये हम इधर उधर दौड़ते रहते हैं, तो अगर एक ही अथॉरिटी के अंदर हो तो अच्छा है। तो आप एक हिसाब से बोल सकते हैं कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। ठीक उसी तरह इस विधायक में इन्वेस्टमेंट जो है, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल, MRO बोलते हैं जी, उस पे जो MRO फैसिलिटी, मतलब जो हवाई जहाज का जो रिपेयरिंग होता है, जो इनका इंजन ओवरऑल होता है, तो वो बहुत ही हाईली टेक्निकल चीजें होती है, बहुत टेक्निकल जॉब्स हैं। और इसमें हम इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं कि बड़े प्लेयर्स जैसे एयरबस हुए, बोइंग हुए, ये आए, यहाँ पे सेटअप करे अपना MRO, और यहाँ के फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी, हमारे लोग सीखेंगे भी और नौकरी भी मिलेगी। तो एक जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दो मुद्दा भी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसको टाइटन करने की कोशिश है, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न जो है पायलट्स की और पैसेंजर्स की, कुछ पिनल प्रोविजंस भी लाए गए हैं, कुछ फाइन्स भी लाए गए हैं। मतलब जो बदलते समाज में, बदलते समय के अनुसार जो चीजें चाहिए, पहले के जमाने में मनोज जी जो हवाई जहाज थे वो टर्बो प्रॉप इंजन जो पंखा चलते थे, जी जी जी, तो अब बिल्कुल कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड, उसमें पायलट के इंटरवेंशन बहुत कम हो चुका है, ह्यूमन इंटरवेंशन। जी जी जी। तो उस नजरिए से भी कि क्या क्या कानून में क्या क्या बदलाव लाने हैं, ये सब चीजें रखते हुए, इन चीजों को नजर में रखते हुए ये कानून लाया गया। श्रोताओं, यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य ये आया कि प्रक्रियागत जो खामियां थी, जो समस्याएं आ रही थी, उनसे उबरने के लिए, जैसे RTR परीक्षा, क्षेत्र वायुयान का और उसमें दखल दूरसंचार विभाग को, उसे अब बदल दिया गया है।
साथ ही अन्य कई स्तरों पर भी लाइसेंसिंग की नीतियां आसान हुई हैं। सिंगल विंडो सिस्टम नए कानून में हो गया है। यहाँ पर हम जो विमान सेवा कहले का लाभ उठाने वाले हैं, उनके लिए क्या सब नए नियमों से लाभ मिल सकेगा? यानी यात्रियों के लिए इसमें कैसे कह लें कि उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सहूलियत के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं क्या? जैसे मैंने कहा ना, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है कि अगर किसी चीज का वायलेशन है, तो मान लीजिए कि कोई एयरलाइन ने किसी चीज पे कोताही बरती, सेफ्टी पे थोड़ा कोताही बरती, तो वो रेगुलेटरी जो फाइन्स होंगे, जो पिनल प्रोविजंस होंगे, वो हाई होंगे। तो उसका सीधा सीधा लाभ यात्रियों के लिए ही है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने एक छोटा सा कुछ कमी रह गई और आपने एयरलाइन ने विमान चला दिया, फ्लाइट चला दिया जी, और बाद में पता लगा कि ये कमी रह गई थी, तो आपको फाइन इतना देना पड़ेगा कि मतलब आप दोबारा कभी आप सोचोगे भी नहीं कि आप वो दोबारा गलती करो। मान लीजिए कि आपने एक कोई भी पुर्जा आपने जितना टाइट करना था, या जो मान लीजिए कि इतना टेम्परेचर में रखना था प्लेन, आपने नहीं रखा, तो आपको फाइन इतना हो जाएगा कि आपको जो एयरलाइन है कि मान लीजिए एक छोटा सा आपको कैबिन टेम्परेचर, एक उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब मैं ये बिल से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, एक आपको सिनेरियो दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि कैबिन का टेम्परेचर रहना चाहिए 20 डिग्री, एयरलाइन ने रखा 10 डिग्री, पैसेंजर्स को असुविधा हुआ और उन्होंने आके कंप्लेन किया। तो फाइन के प्रोविजंस ऐसे हैं कि अगर आपको 50 लाख उसके फाइन देने पड़े, तो फिर वो एयरलाइन आइंदा वो कभी वो गलती ना दोहराएंगे, कभी नहीं दोहराएंगे। वो बार बार चेक करेंगे कि राइट टेम्परेचर है या नहीं, तभी वो प्लेन टेक ऑफ करेगा। तो मैं मतलब कहने का मतलब यह है कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर टाइटन होती है, पिनल प्रोविजंस और फाइन्स वगैरह स्टीप होती है, तो उसका फायदा पैसेंजर को ही होगा। जी, क्योंकि फिर जब दोबारा पैसेंजर कंप्लेन करने की मौका नहीं आएगा, क्योंकि वो उस एस्पेक्ट को वो लोग ऑलरेडी ध्यान रखेंगे। यानी श्रोताओं, आपके नजरिए से आप वायु सेवा का लाभ उठाएंगे तो ये मान के चलें कि व्यवस्थागत जो कमियां पाई जाती हैं सामान्यतः, उससे बचने के लिए जितनी विमानन सेवाएं होंगी वो सतर्क रहेगी, क्योंकि दंडात्मक प्रावधान काफी बढ़ गए। यहाँ पर अभी आपने चर्चा की कि जो बड़ी विमानन कंपनियां हैं जैसे एयरबस या इस तरह की, उनके लिए निवेश करना आसान होगा या यहाँ पांव जमाना आसान होगा। किस रूप में यह संभव होगा और ये क्या बदलाव है? क्या भारत विमानन का हब बन सकेगा? उस दिशा में कुछ परिवर्तन हुए हैं? नहीं, इस दिशा में तो कोशिश काफी दिनों से रही है। और अभी आपको हाल ही में आपको याद होगा कि टाटा समूह और एयरबस समूह मिलके एक प्लांट गुजरात में सेटअप किया है। तो ऐसा है कि ये कोशिश जरूर काफी सालों से है। और जैसे मैंने कहा पहले भी कि ये बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही स्पेशलाइज्ड नॉलेज है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये ऐसा है नहीं कि आप एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर ढूंढने गए और 10 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर लेके आ गए, ऐसा नहीं है। पूरे दुनिया भर में दो ही जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाते हैं, दो ही एयरक्राफ्ट सक्सेसफुल है, बोइंग और एयरबस। रशिया में भी वो इल्यूशन एयरक्राफ्ट वो बनाते हैं, पैसेंजर एयरक्राफ्ट, उनके अपने वर्जन। चाइना में भी बनाया है उनका अपना पैसेंजर एयरक्राफ्ट। लेकिन ये बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है। तो हम लोग भी प्रयासरत हैं बनाने की अपना, लेकिन हम अभी उससे काफी दूर है जब हम बोल सके कि ये कम्प्लीटली इंडियन एयरक्राफ्ट। जबकि हमने फाइटर एयरक्राफ्ट तो बना ली, तेजस, लेकिन कमर्शियल में अभी काफी दूर है। तो जब तक हम अपनी क्षमताएं उस लेवल तक नहीं पहुंचती हैं, तब तक आप सबसे वर्ल्ड के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको आप प्रोत्साहित करें कि वो आए, अपना प्लांट, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ बैठाए, और उससे हमें टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ लोकल जो टैलेंट है वो भी तो ट्रेंड होंगे, जी, और नौकरी भी लगेंगे। तो ये हर सरकार की कोशिश रहेगी और रहनी भी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट वो करे। इनफैक्ट आजकल ये हर बड़े डील्स जब होते हैं तो एक ऑफसेट क्लॉज बोलते हैं कि हम इतने बड़े आपको बिजनेस दे रहे हैं, हम 40 एयरक्राफ्ट अब से ले रहे हैं, आप हमें क्या दोगे? तो फिर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर जो है, चाहे बोइंग हो चाहे एयरबस हो, वो बोलते हैं कि हम आपको ये देंगे, हम आपके देश में हमने इतनी बड़ी मेंटेनेंस का यूनिट बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर बड़ा यूनिट यहाँ होगा तो जो आसपास के देश है, चाहे सिंगापुर हो, चाहे ऐसे जो आसपास के देश है, उनकी विमानें भी यहाँ आके रिपेयर हो सकती है, तो वो हब बन सकती है, क्यों नहीं?
हवाई अड्डा के क्षेत्र में क्या यानी परिवर्तन हम देखेंगे? वर्तमान जो भी माहौल है देश में, तेज गति से कह लें विमानन सेवा का विस्तार हो रहा है, छोटे शहरों में भी विमानन सेवा दी जा रही है, लेकिन कई स्थानों पर हम ये देखते हैं कि जो हवाई अड्डे हैं उस मानक के अनुकूल नहीं होते और वहां काम शुरू हो जाता है। तो नए जो प्रावधान किए गए हैं उस रूप में हवाई अड्डा के स्तर पर, विमानों के रख रखाव के स्तर पर किस तरह के बदलाव हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, हवाई अड्डा से सीधा सीधा तो संपर्क नहीं है इसका, क्योंकि हवाई अड्डा अभी सरकार का ये अभी फिलहाल जो एम्फेसिस रहा है कि वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स में और छोटे एयरपोर्ट्स में, मतलब या तो एकदम नए सिरे से, जैसे दिल्ली के पास जेवर बन रहा है जी जी जी, तो या तो आप ऐसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएं कि बिल्कुल नए तरीके से, नए सिरे से बनाएं, या छोटे शहरों में जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में बहुत सारी ऐसी एयर स्ट्रिप्स थे जो कि अलाइड फोर्सेस ने यूज किए, उसके बाद 40, 50, 60 साल कोई यूज नहीं हुआ, तो अब वो 50-60 सालों बाद उनको फिर दोबारा रिवाइव किया जा रहा है, क्योंकि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो उन इंफ्रास्ट्रक्चर को आप जैसे आपने कहा कि उनके मानक अलग ही होंगे, क्योंकि वो जो छोटे जो शहर हैं उनको उड़ान करके उड़ेगा देश का आम नागरिक, ये एक उड़ान स्कीम है जी जी जी। उसके तहत जो छोटे शहर हैं उनको कनेक्ट करने का है, जिसको सरकार सब्सिडी देती है एयरलाइंस को कि ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल या लुक्रेटिव मार्केट नहीं है, तो इसीलिए हम आपको इतना हिस्सा हम देंगे, बाकी आप पैसेंजर्स का वो कमर्शियल ऑपरेशन करके पैसेंजर फेयर से आप इसको कमाओ और नो प्रॉफिट नो लॉस से शुरू करो। उसके बाद जैसे जैसे आपका वो कनेक्टिविटी बढ़ेगी और पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ेगा तो अपने आप ही आप प्रॉफिट कमाने लगोगे जी। तो उड़ान का ये उद्देश्य ही वो रहा है। तो जहां तक मैं देख पाता हूँ, एक तो प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वो आए अपना, क्योंकि ये बहुत हाई इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, तो सरकार चाहेगी कि वो इन्वेस्ट करे, उससे अच्छा है कि वो प्राइवेट सेक्टर जो कर पाती है वो करे। और बाकी जो छोटे जो जहाँ पे एग्जिस्टिंग फैसिलिटी हैं, जिसको थोड़े आप बहुत कम खर्चे में आप एक टर्मिनल बिल्डिंग बना के आप बजट फ्लाइट्स चला सकते हो, तो आप उन पे भी फोकस है। तो जो हवाई अड्डे हैं वो तो आप देख ही रहे हो, जैसे 74 थे 2014 में जी, और अब जो मंत्री जी का बयान है पार्लियामेंट में, उनके बयान के हिसाब से 157 तो 10 सालों में 74 से 157 की बढ़ोतरी हुई है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बढ़ोतरी है। और बाकी जो दूसरा पहलू है कि यात्रियों के लिए एयर फेयर की वो सरकार को थोड़ा वो ध्यान रखना चाहिए कि बहुत महंगा ना हो जी। श्रोताओं, कुल मिलाकर विमानन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए सरकार के नए कानून आ गए हैं। जल्द ही यह लागू हो जाएंगे और इनका लाभ आप उठा सकेंगे। आप सभी श्रोताओं की ओर से अपने विशेषज्ञ संदीप फूकन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। अभी आप सुन रहे थे संसद में पारित हुए भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार संदीप फूकन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।